हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर, जहां आपको सुनने को मिलती है बहुत ही हॉरर और रहस्यमय और आतंकी भूतिया कहानी। तो चलिए चलते हैं एक खौफनाक सफर में। गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थी। मुंबई के 5 दोस्तों राहुल, अर्जुन, निधि, सौरभ और तन्वी ने इस बार कुछ अलग करने की सोची थी। गोवा, मनाली, उदयपुर सब हो चुका था यार। इस बार कुछ एडवेंचर होना चाहिए, अर्जुन ने कहा। तो हमेशा कुछ नया करने के लिए एक्साइटमेंट रहता था। राहुल ने हंसते हुए एक अनसुना नाम सुझाया, ब्लू मिस्ट आइलैंड। ब्लू मिस्ट आइलैंड, ये कहाँ है? तन्वी ने पूछा। ये अंडमान के पास है, एकदम अछूता और खूबसूरत। वहाँ जाने वाले लोग कम ही होते हैं, पर यह असली एडवेंचर होगा, राहुल ने एक्साइटमेंट से कहा। सौरभ ने गूगल पर उस जगह के बारे में सर्च किया, लेकिन वहाँ ज़्यादा जानकारी नहीं थी। अजीब बात है, इतना सुंदर आइलैंड और इस पर कोई ट्रैवल ब्लॉग भी नहीं, दीदी ने शक जताया। लेकिन डर का समय नहीं था। दोस्तों ने अपनी बुकिंग की और अगले हफ्ते वे अंडमान के लिए निकल पड़े। अंडमान पहुंचने के बाद उन्होंने एक याट किराए पर ली, जिसके कैप्टन डिसूजा नाम का अनुभवी नाविक था। यह सफर जितना खूबसूरत लगेगा उतना ही खतरनाक भी हो सकता है। ब्लू मिस्ट आइलैंड पर जाने वाले में से कुछ कभी लौट कर नहीं आए, कैप्टन डिसूजा ने चेतावनी दी। लेकिन दोस्तों ने इसे मजाक समझकर टाल दिया। भूत कुछ नहीं होता कैप्टन, हमें बस वहां ले चलो, अर्जुन हंसते हुए बोला। नाव समंदर की गहराइयों में बढ़ने लगी। हवा ठंडी थी, पानी का रंग गहरा नीला था और चारों ओर सिर्फ समंदर की आवाजें थी। रात होने पर वह सभी डेक पर पार्टी करने लगे, म्यूजिक, डांस और मस्ती। यार, यह तो अब तक की बेस्ट ट्रिप लग रही है, तन्वी ने कहा। लेकिन तभी पानी में हलचल हुई। छपाक! निधि ने समंदर में देखा, कुछ हल्का सफेद सा दिखा, जैसे कोई पानी के नीचे था। क्या वह कोई डॉल्फिन थी? निधि ने अजीब आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ एक अजीब सी सरसराहट की आवाज आई, जैसे कोई उनके चारों ओर घूम रहा हो। रात के करीब 2 बजे अर्जुन को तेज प्यास लगी। वह पानी लेने के लिए केबिन से बाहर आया, लेकिन जैसे ही उसने समंदर की तरफ देखा, पानी में कोई उसे घूर रहा था। सफेद आंखें, बिल्कुल खाली, भाव शून्य। अर्जुन का गला सूख गया। कौन है वहां? उसने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पानी के अंदर वह आ गई, मुस्कुराई और फिर धीरे धीरे समंदर में समा गई। अर्जुन बुरी तरह से घबराकर कैबिन में वापस भागा। दोस्तों, यहाँ कुछ सही नहीं है। अगली सुबह जब वे आइलैंड के पास पहुंचे तो वहां का नजारा सपनों जैसा खूबसूरत था। नीला पानी, सफेद रेत और चारों तरफ घने पेड़। वाह, यह जगह तो स्वर्ग जैसी लग रही है, तन्वी ने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने आइलैंड पर कदम रखा, कुछ बदल गया। हवा में अजीब सी गंध थी और सबसे अजीब बात, यहाँ पर एक भी चिड़िया या जानवर नहीं दिख रहा था। इतना शांत क्यों है यहाँ? सौरभ ने हैरानी से पूछा। कैप्टन डिसूजा ने गंभीर स्वर में कहा, यहाँ कुछ ऐसा है जिसे इंसानों को नहीं देखना चाहिए। हमें जल्दी काम खत्म करके निकल जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों का रोमांच चाहिए था। वह जंगल की ओर बढ़े, हंसी मजाक करते हुए, पर उन्हें पता नहीं था कि कोई उन्हें देख रहा था। दोपहर में जब वह एक पुराने उजड़े हुए घर के पास पहुंचे तो निधि अचानक गायब हो गई। निधि, तुम कहाँ हो? सब इधर उधर भागे, पर निधि का कोई निशान नहीं मिला। फिर अर्जुन को सफेद आंखों वाली एक आकृति दिखी, जो जंगल के अंदर की तरफ से भाग रही थी। उसे पकड़ो, अर्जुन चिल्लाया। वह सभी उसके पीछे दौड़े, पर जैसे ही वे जंगल के और अंदर गए, चारों ओर से फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे। अब कोई भी वापस नहीं जाएगा। समंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अचानक निधि की चीख गूंजी, बचाओ! वह सब दौड़ते हुए आवाज की तरफ गए, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक पुरानी फटी कटी नाव पड़ी थी, जिस पर खून के धब्बे थे। अब दोस्तों को समझ आ गया है कि वे फंस चुके थे। कैप्टन डिसूजा ने कहा, अगर हम सूरज डूबने से पहले यहाँ से नहीं निकले तो हम भी समंदर का हिस्सा बन जाएंगे।
वह नाव की ओर भागे, लेकिन पानी का रंग लाल हो गया था और उसमें से हजारों सफेद आंखें उन्हें घूर रही थी। फिर छपाक कुछ बाहर निकला और यह कोई इंसान नहीं था। यह भयानक सड़ा गला शरीर पानी से निकला। उसकी आंखें सफेद थी और उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे थे। उसकी अजीब मुस्कान से मौत का संदेश था, अब कोई वापस नहीं जाएगा। और तभी चारों ओर से हाथ निकलने लगे जो उन्हें पकड़ने के लिए बढ़ रहे थे। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, या तो वे लड़े या हमेशा के लिए समंदर का हिस्सा बन जाए। राहुल, अर्जुन, सौरभ और तन्वी ने देखा कि चारों ओर से सफेद आंखों वाले सड़े गले लोग धीरे धीरे पानी से बाहर आ रहे थे। उनके शरीर से काले चिपचिपे समुद्री पौधे लटक रहे थे और उनके मुंह से कोई अजीब गड़गड़ाहट की आवाज आ रही थी, जैसे वे कुछ बुदबुदा रहे हो। तभी एक आत्मा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ सफेद थी। और जैसे ही वे करीब आई, वह निधि थी, लेकिन अब वह इंसान नहीं लग रही थी। उसका चेहरा पानी में सट चुका था। उसके होठों पर अजीब सी मुस्कान थी और उसकी उंगलियों अब नुकीले पंजों में बदल चुकी थी। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते, निधि की आवाज गूंजी। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। निधि, तुम जिंदा हो? लेकिन निधि अब इंसानों जैसी नहीं थी। उसकी गर्दन एक असामान्य कोण पर मुड़ गई और उसने धीरे से कहा, अब मैं समुद्र की हूँ। फिर अचानक उसने अर्जुन की ओर झपट्टा मारा। अर्जुन पीछे हटते हुए गिर पड़ा। सौरभ ने एक लकड़ी उठाई और निधि पर हमला किया, लेकिन उसकी हड्डियों से चटकटाते की लटकी टूट गई। भागो, राहुल चिल्लाया। वह सभी तेजी से भागे, लेकिन वे जितना दौड़ते, समुद्र के मरे हुए लोग उतनी ही तेजी से उनके पीछे आने लगे। चारों ओर से फुसफुसाहट हो रही थी, कोई नहीं बचेगा, समुद्र सबको ले जाता है, तुम अब हमारे हो। तभी तन्वी की चीख निकली, राहुल, कुछ मेरे पैर पकड़ रहा है। राहुल पीछे मुड़ा और देखा, एक कटा फटा पानी में सड़ा हुआ हाथ तन्वी के पैर पर पकड़ चुका था और धीरे धीरे उसे समुद्र की ओर खींच रहा था। अर्जुन और सौरभ ने तन्वी को पकड़ लिया और उसे खींचने लगे, लेकिन समुद्र की शक्ति बहुत ज्यादा थी। हमें कुछ करना होगा, सौरभ ने घबराकर कहा। राहुल ने अचानक अपना बैग खोला और लाइटर निकाला। आग ही इसका अंत कर सकती है। उसके पास पड़ी सूखी झाड़ी पर आग लगा दी। उसे समुद्र के उस हिस्से में फेंक दिया जहां से वो भूतिया लोग आ रहे थे। धड़ाम! जैसे ही आग की लपटें फैली, आत्माएं जोर जोर से चिल्लाने लगी, चीखने लगी, नहीं, आग, हमें आग से दूर रखो। आत्माएं एक एक करके पानी में समाने लगी, लेकिन निधि अब भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखों से खून टपकने लगा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुई। मैं नहीं जलूंगी, मैं अब समुद्र की हूँ। फिर उसने एक आखिरी बार मुस्कुराया और पानी में समा गई और चारों ओर सिर्फ खामोशी थी। राहुल, अर्जुन, तन्वी और सौरभ बुरी तरह हाँफ रहे थे। वह जितनी जल्दी हो सके अपनी नाव की ओर भागे और उसमें कूद पड़े। कैप्टन डिसूजा पहले ही नाव स्टार्ट कर चुका था। क्या हुआ? निधि कहाँ है? कोई कुछ नहीं बोला। नाव ने धीरे धीरे ब्लू मिस्ट आइलैंड को पीछे छोड़ दिया, लेकिन जैसे ही वे समुद्र के गहरे पानी में पहुंचे, लहरों में कुछ हलचल हुई। राहुल ने धीरे से नीचे झांका। पानी के अंदर सफेद आंखें उसे घूर रही थी और फिर एक भयानक मुस्कान पानी के अंदर दिखाई दी। निधि अब भी जिंदा थी, लेकिन अब वह इंसान नहीं थी। नाव अब ब्लू मिस्ट आइलैंड से दूर जा रही थी, लेकिन माहौल में अजीब सा डर समाया हुआ था। तन्वी की सांसें तेज चल रही थी। अर्जुन का चेहरा सफेद पड़ा था और सौरभ अब भी निधि के बारे में सोचकर कांप रहा था। राहुल नाव के किनारे पर खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें अब भी गहरे समंदर की काली लहरों में जमी हुई थी। वहां कुछ था, कुछ बड़ा, कुछ भयानक। तभी धड़ाम! पूरा नाव झटके से हिल गया, जैसे किसी विशाल चीज ने उसे नीचे से धक्का दिया हो। कैप्टन डिसूजा चिल्लाया,
किसी चीज ने हमें नीचे से मारा है, सब संभल के बैठो। लेकिन तभी एक खौफनाक गूंजती हुई आवाज पानी के नीचे से आई। यह किसी इंसान की आवाज नहीं थी, यह किसी राक्षसी जीव की गुहार थी। अर्जुन डर के मारे बोल भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसने जैसे ही नीचे पानी में देखा, उसका दिल रुक गया। नीचे अंधेरे में एक विशाल छाया थी, एक राक्षसी आकृति, जिसके कई लंबे कांटों वाले टेंटेकल शक्तिशाली समुद्री भुजाएं धीरे धीरे नाव के चारों ओर घूम रहे थे। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। कैप्टन ने इंजन को तेज करने की कोशिश की, लेकिन नाव एक झटके में रुक गई। क्या हुआ? तन्वी घबरा कर चिल्लाई। राहुल ने नीचे देखा और जो उसने देखा उसने उसकी रूह कपा दी। एक विशाल के काले रंग के डरावनी जालीदार संरचना ने उसकी नाव को घेर लिया था। यह कोई साधारण जाल नहीं था, यह कुछ अलौकिक शक्तियों का बना हुआ फंदा था, जिसमें से चिपचिपा काला पानी रिस रहा था। और सबसे खौफनाक बात, इस जाल में कई इंसानी कंकाल लटके हुए थे, जो अब भी तड़पते हुए दिख रहे थे, जैसे वे अभी भी जिंदा हो। सौरभ ने कांपती आवाज में कहा, ये क्या चीज है? तभी जाल के बीच में हलचल हुई और उसमें से कुछ रेंगता हुआ बाहर निकला। वह एक भयानक समुद्री जीव था। उसका शरीर आधा इंसान और आधा समुद्री राक्षस जैसा था। उसकी त्वचा सड़ी हुई थी, उसकी पसलियां बाहर दिख रही थी और उसके हाथ लंबे और पतले थे, जिसमें तेज नुकीले नाखून थे। सबसे डरावनी चीज थी उसका चेहरा। कोई आंखें नहीं, बस गहरे काले गड्ढे। उसका मुंह इतना चौड़ा था कि उसमें एक पूरा इंसान समा सकता था। उसने धीरे धीरे मुंह खोला और भयानक चीख निकली। पूरा समुद्र कांप उठा। राक्षस ने एक झटके में अपने टेंटेकल बढ़ाए और सीधे अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन जोर से चिल्लाया। राहुल, सौरभ और तन्वी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन राक्षस की पकड़ इतनी मजबूत थी कि अर्जुन को नाव से उठाकर हवा में उछाल दिया। अर्जुन! लेकिन तभी ब्लू मिस्ट आइलैंड की आत्माएं वापस आ गई। वह हवा में तैर रही थी और उनकी सफेद आंखें चमक रही थी। कोई नहीं बच पाएगा। राक्षस और आत्माएं अब मिल चुके थे। नाव धीरे धीरे जाल में कसने लगी। काला पानी नाव में भरने लगा। हमें भागना होगा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। तन्वी रो पड़ी। कैप्टन ने आखिरी बार नाव का इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। और फिर राक्षस ने अपनी लंबी भुजाएं उठाई और पूरी ताकत से नाव को अपने शिकंजे में ले लिया। अब उनका अंत निश्चित था, या शायद अभी भी कोई रास्ता बचा था। राक्षसी जाल ने पूरी नाव को जकड़ लिया था। अर्जुन हवा में लटका हुआ छटपटा रहा था। उसकी चीखें समंदर की लहरों में घुल रही थी। हमें उसे बचाना होगा, तन्वी ने कांपती आवाज में कहा। लेकिन जैसे ही राहुल ने आगे बढ़ने की कोशिश की, छपाक! काले पानी से दो भयानक टेंटेकल बाहर निकले और राहुल के पैरों को जकड़ लिया। छोड़ो मुझे! सौरभ और तन्वी ने राहुल को खींचने की कोशिश की, लेकिन उन टेंटेकल्स की पकड़ किसी दैत्य की हड्डियों जैसे ठोस थी। कैप्टन डिसूजा ने जोर से चिल्लाया, यह कोई सामान्य समुद्री जीव नहीं, यह शापित राक्षस है जो इस समुद्र की आत्माओं से जुड़ा हुआ है। और तभी राक्षस ने अर्जुन को हवा में उछाला और सीधे पानी में फेंक दिया। जैसे ही अर्जुन समुद्र में गिरा, पानी खून की तरह लाल हो गया और फिर सैकड़ों सफेद आंखें पानी में उभर आई। तुम यहाँ नहीं बच सकते। फुसफुसाहट हर तरफ गूंज उठी। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और पानी के अंदर देखा। नीचे हजारों आत्माएं उसे घूर रही थी। उनके चेहरे गल चुके थे, उनकी पसलियां दिख रही थी और उनकी सफेद आंखें किसी अज्ञात शक्ति से जल रही थी। फिर एक आत्मा ने अपना हाथ बढ़ाया और अर्जुन के गले को पकड़ लिया। आज तुम हमारे हो। उधर नाव पर भी स्थिति बुरी हो चुकी थी। राक्षस ने अपनी दूसरी टेंटेकल से नाव को जोर से झटका दिया, जिससे तन्वी और सौरभ गिर पड़े। कैप्टन ने चिल्लाते हुए कहा, हमें इसे मारना होगा, वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। लेकिन सवाल था कैसे?
राक्षस अब नाव के डेक पर चढ़ने लगा। उसका विशाल के सिर अब साफ दिख रहा था। गले तक कटे हुए चेहरे, जले हुए दांत और मुंह से टपकता हुआ काला जहर। तन्वी डर के मारे जमीन पर गिर पड़ी। सौरभ ने झट से एक जलती हुई फ्लेयर गन उठाई और राक्षस पर दाग दी। राम! राक्षस की लपटों ने आग की लपटों ने राक्षस के चेहरे को जला दिया और उसकी चीखों से पूरा समंदर कांप उठा। लेकिन वह रुका नहीं, बल्कि अब वह और भी ज्यादा गुस्से में था। अर्जुन अभी भी समंदर के नीचे तड़प रहा था। उसका शरीर आत्माओं ने जकड़ रखा था, लेकिन तभी पानी के नीचे से कोई उभरा। निधि! निधि की आत्मा अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे हो चुके थे। उसने अर्जुन का चेहरा पकड़ लिया और धीरे से फुसफुसाई, अब कोई नहीं बच सकता। फिर उसने अर्जुन को पानी की गहराइयों में खींचना शुरू कर दिया। उधर कैप्टन डिसूजा ने नाव के गुप्त कंपार्टमेंट में डायनामाइट निकाला। अगर हमें इसे खत्म करना है तो हमें पूरे जाल को उड़ाना होगा। लेकिन एक समस्या थी, डायनामाइट को समंदर के ठीक बीचों बीच रखना होगा जहां राक्षस था। ये आत्मघाती मिशन था, लेकिन राहुल और सौरभ ने एक दूसरे को देखा और फैसला कर लिया, कोई और रास्ता नहीं था। राहुल और सौरभ ने डायनामाइट उठाया और नाव के किनारे तक पहुंचे। राक्षस अब तक नाव पर आड़ा चढ़ चुका था। उन्होंने आखिरी बार कैप्टन और तन्वी को देखा। अगर हम मर भी जाए तो इसे खत्म करके मरेंगे। और फिर वह दोनों डायनामाइट लेकर समंदर में कूद पड़े। राहुल और सौरभ समंदर में गहरे जा चुके थे। अर्जुन अब भी निधि की आत्मा के साथ संघर्ष कर रहा था। राक्षस की टेंटिकल्स चारों ओर घूम रही थी और फिर धाम! डायनामाइट ने विस्फोट किया। पूरे समंदर में आग फैल गई। आत्माएं जोर जोर से चीखने लगी। राक्षस के शरीर में कंपन होने लगी और उसने अपनी टेंटिकल्स काट डाली। एक 14 गरज के साथ पूरा समंदर काले धुएं में बदल गया। अब कुछ अंधेरे में समा गया। सुबह हुई। कैप्टन डिसूजा और तन्वी बच गए थे, लेकिन अर्जुन, राहुल और सौरभ का कोई निशान नहीं था। समंदर अब भी शांत था, लेकिन जब तन्वी ने नीचे पानी में झांका तो उसने देखा 3 सफेद आंखें उसे घूर रही थी। और फिर एक हल्की फुसफुसाहट हवा में गूंजी, हम वापस आएंगे। और लेकिन असामान्य आसमान में अजीब सा सन्नाटा था। समंदर पहले की तरह सामान्य लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन नाव पर सिर्फ एक ही व्यक्ति जिंदा बचा था, तन्वी। उसके चारों तरफ सिर्फ खालीपन था। निधि, अर्जुन, राहुल और कैप्टन डिसूजा सब समंदर की गहराइयों में समा चुके थे, लेकिन समंदर अब भी कुछ फुसफुसा रहा था। कुछ दिनों बाद एक मछुआरे की नाव ने उसे बेसुध हालत में बहते हुए पाया। उसकी आंखों में एक अजीब खालीपन था। वह जिंदा थी, लेकिन उसकी आत्मा जैसे मर चुकी थी। जब उसे होश आया तो उसने जोर से चीखना शुरू कर दिया, नहीं, मुझे वहां मत भेजो, वो सब मुझे बुला रहे हैं। मछुआरे ने उसे डॉक्टर के पास पहुंचाया, लेकिन तन्वी को अब भी लगता था कि कोई उसे देख रहा था। कुछ दिनों बाद उसे उसके घर भेज दिया गया। तन्वी ने घर लौटकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। उसके माता पिता को लगा कि वह सदमे में है, लेकिन जो हो रहा था वह उससे कहीं ज्यादा डरावना था। रात को जब सब सो रहे थे तो तन्वी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। कमरे की खिड़की बंद थी, दरवाजे पर ताला लगा था, लेकिन फिर भी कोई उसके कानों में फुसफुसा रहा था, तुम हमें नहीं छोड़ सकती, हम अब भी तुम्हारे पास है, समंदर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। तन्वी ने डर कर दीवार से सिर टकराना शुरू कर दिया। नहीं, तुम लोग मर चुके हो, मुझे अकेला छोड़ दो। लेकिन तभी कमरे की शीशे पर पानी की बूंदें टपकने लगी। कमरा धीरे धीरे ठंडा होने लगा, जैसे वह किसी बर्फीले समंदर के बीच में हो। और फिर शीशे में उसने देखा निधि, राहुल, अर्जुन और सौरभ पीछे खड़े थे, पूरी तरह भीगे हुए, सड़ी ही त्वचा के साथ उसे घूरते हुए। उनकी होंठ हिले और एक साथ सभी ने कहा, अब तुम्हारी बारी है। तन्वी जोर से चीख पड़ी।
उसके माता पिता दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगे, लेकिन कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ काला समंदर जो शहर के बीचों बीच आ चुका था। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो तन्वी कमरे के कोने में बैठी थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और वह सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, समंदर मुझे बुला रहा है, वह वापस आ गए हैं, वह मुझे लेने आ रहे हैं। अब वह किसी को पहचान नहीं रही थी। डॉक्टर आए लेकिन उसकी हालत समझ से बाहर थी। उसकी जुबान से जो आखिरी शब्द निकले थे वह थे, कोई नहीं बच सकता, कोई भी नहीं। और फिर एक दिन वह अचानक गायब हो गई। शहर में कोई नहीं जानता था कि तन्वी कहाँ गई, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि रात के 3 बजे उन्होंने समंदर के किनारे उसे चलते हुए देखा था। उसके बाल भीगे हुए थे, उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था और उसकी सफेद आंखें सीधे समंदर की ओर देख रही थी। और फिर वे धीरे धीरे पानी में चली गई। कोई चिल्लाया, कोई उसे रोक नहीं पाया, और जैसे ही उसने समंदर में कदम रखा पानी अचानक शांत हो गया। अब भी जब कोई उस समंदर के किनारे जाता है तो कभी कभी एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, हम वापस आएंगे, कोई भी नहीं बच सकता। और जब कोई समंदर के पानी में झांकता है तो सफेद आंखों वाली एक परछाई अब भी उन्हें ढूंढ रही होती है। तो दोस्तों, इस कहानी का अंत यहीं पे होता है। आप सभी को कहानी को प्यार देने के लिए धन्यवाद। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार देते रहें। आप सभी को धन्यवाद। जय माता दी।